हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि लिबरल नेशनलिज्म जो है वो बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मीनिंग समझेंगे किसका, लिबरल मीन्स क्या होता है आपका, फ्री विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, कि जब हम लिबरल नेशनलिज्म की बात करते हैं तो हर इंडिविजुअल के पास जो है अपनी एक फ्रीडम होनी चाहिए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, चाहे वो किसी किंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है, चाहे वो सर्वेंट क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की सहमति के द्वारा बननी चाहिए। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जी प्रिविलेजेस, की जो ऑटोक्रेसी क्लास है और जो क्लर्जी क्लास है उनके पास जो n नंबर ऑफ प्रिविलेजेस हैं बाय बर्थ, उनका एबोलिशन होना, उनका एंड होना बहुत ज़रूरी है, तभी सोसाइटी में इक्वलिटी आएगी। और हमारे पास अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, ध्यान देना, अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमारे पास क्या हो, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। यहाँ पे ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं लिबरल नेशनलिज्म को, कि बेसिकली हम जो नेशन स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या कैसे कैसे हमें लिबर्टी की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलिटिकल लिबर्टी। अब हम अगर पॉलिटिकल लिबर्टी की तरफ मूव करें और इसमें हम बात करें इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस बेसिकली जिस टाइम पीरियड में फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था, वहाँ पे पॉलिटिकल लिबर्टी जो है, द राइट टू वोट गारंटीड टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, कि जो राइट टू वोट है वो सिर्फ किसके पास था, जिनके पास अपनी खुद की ओन प्रॉपर्टी है। अब सिर्फ एक ब्रीफ पीरियड के लिए जैकोबियंस ने जो है सभी अडल्ट मेल्स को जो है राइट टू सफरेज दिया, यानी राइट टू वोट। सफरेज मीन्स क्या है यहाँ पे, राइट टू वोट। जैकोबियन क्लब्स जो है वो मिडिल क्लास और यूरोप के स्टूडेंट्स ने बनाया था। उसके बाद जब नेपोलियनिक कोड आया 1804 में, तो इन्होंने वापस से लिमिटेड सफरेज कर दी। लिमिटेड सफरेज मीन्स यानी राइट टू वोट को जो है फिर से लिमिटेड कर दिया। और वीमेन और नॉन प्रॉपर्टी राइट जो पर्सनैलिटीज थे वो कंटिन्यू डिमांड कर रहे थे किसकी, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की। इट मीन्स यहाँ से इस पॉइंट से क्लियर होता है कि वीमेन और नॉन प्रॉपर्टी राइट पर्सनैलिटीज के पास जो है राइट टू वोट नहीं थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस में कहीं ना कहीं कमी थी किसकी, पॉलिटिकल लिबर्टी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी की। इकोनॉमिक लिबर्टी बेसिकली मीनिंग क्या होता है आपका, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, फ्री ट्रेड। फ्रीडम ऑफ मार्केट मीन्स क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सब किसके द्वारा डिटरमाइन हो, मार्केट्स के द्वारा डिटरमाइन हो। रेस्ट्रिक्शंस, फ्री ट्रेड मीन्स यहाँ पे क्या है कि टैरिफ्स और टैक्सेस जो हैं वो कम से कम होने चाहिए। अदर जो कंडीशंस होती हैं वो भी कम से कम, जिससे कि ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे पास बेसिकली इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं थी। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का। यहाँ पे नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, अगर हम नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन किया गया और हर स्टेट की अपनी ओन करेंसी, वेट्स एंड मेजर्स। ध्यान देना इस पॉइंट पे कि 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन किया गया, 39 स्टेट्स का, और हर स्टेट की अपनी क्या थी, ओन करेंसी, वेट्स एंड मेजर्स। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल आता है कि 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरम्बर्ग में जब मर्चेंट्स और ट्रेडर्स मूव करते थे तो इन्हें 11 कस्टम ड्यूटीज से पास होकर गुजरना पड़ता था। बेसिकली हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 5% इन्हें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, किसके अकॉर्डिंग, वेट्स एंड मेजर्स के अकॉर्डिंग। जो गुड्स का जो वेट्स और मेजर्स होगा उसके अकॉर्डिंग इन्हें 5% क्या देनी है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है। अब ये सारी चीजें क्या इन्वॉल्व करती हैं, टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन तो है ही। अब और फिर सेम हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो यहाँ पे करेंसीज भी अलग अलग है, हर स्टेट की अपनी ओन करेंसी है। जब हर स्टेट की अपनी ओन करेंसी है तो सेम गुड, फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन का एक स्टेट में फॉर एग्जांपल वैल्यू 5 रुपीज है तो सेकंड स्टेट में मान लो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 या 7 रुपीज। तो इस तरीके से जो गुड्स का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाता है आपका, डिफर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि एक तरीके से इकोनॉमिक लिबर्टी या इकोनॉमिक यूनिटी नहीं है। अब यहाँ पे क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज को यूनिफाइड एक करने के लिए है कुछ सॉल्यूशन किया गया, और वो सॉल्यूशन क्या था कि 1834 में ज़ाल्वोरियन एक कस्टम यूनियन बनाया गया। और वो कस्टम यूनियन किसने बनाया था, सबसे पहले प्रुशिया ने बनाया था, और फिर बाद में कुछ जर्मन स्टेट्स ने भी इस कस्टम यूनियन को ज्वाइन किया। इस कस्टम यूनियन के तहत इन्होंने एबोलिश कर दिए थे टैरिफ बैरियर्स, और जो नंबर ऑफ करेंसीज थी 30 करेंसीज थी, 30 करेंसीज को उन्होंने रिड्यूस कर दिया ओनली
2 करेंसीज पे। रेलवे नेटवर्क्स को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि रेलवे नेटवर्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स को उनके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसका नाम क्या था आपका, ज़ोल्वेरियन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की।